हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोगों को तीन चीजों के बारे में कह रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। तो वन बाय वन हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय प्रोविजन। तो प्रोविजन से शुरू करते। तो प्रोविजन आर लायबिलिटीज। तो वो कहता है कि प्रोविजन एक लायबिलिटी है that can be measured with a substantial degree of estimation। और वो लायबिलिटी जिसको मेजर कर सकते, जिसको हम बता सकते हैं इतना अमाउंट है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटी। अब बोलेंगे सर हमको तो पता है, इंटर के स्टूडेंट। अच्छा सुनो मेरी बात। तो प्रोविजन आर लायबिलिटी, तो पहले ये समझते कि लायबिलिटी क्या। तो लायबिलिटी इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसमें तीन चीज आती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड सेटलमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो। मतलब वो कहता है कि पहले प्रोविजन एक लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब क्या। तो लायबिलिटी का मतलब होता है कि हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट की कोई वजह से हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो आपने प्रीवियस ईयर में पैसा कमाए, प्रॉफिट हुआ तो उसके ऊपर टैक्स पे करना, तो आपने प्रोविजन क्रिएट कर। तो ऑब्लिगेशन आया इसलिए कोई पास्ट की इवेंट की वजह से, और ये प्रोबेबल है कि हमारा आउटफ्लो होने वाला है। तो यहां पे हमने देखी कि व्हाट इज लायबिलिटी इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और आउटफ्लो होने वाला है एक्सपेक्टेड। तो प्रोविजंस आर लायबिलिटी। तो प्रोविजन लायबिलिटी, इसका मतलब मैं प्रोविजन कब को रिकॉग्नाइज करूं, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है। प्रोबेबल आउटफ्लो, उसका आउटफ्लो होने वाला। व्हाट इज प्रोबेबल, मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी कि हमको उसको पैसा देना पड़ेगा उसके लिए। एंड रिलायबल एस्टिमेशन आर नेसेसरी फॉर रिकॉग्निशन। तो तीन चीज ख्याल रखेंगे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट पहला, प्रोबेबल आउटफ्लो, और तीसरा यहां पे जैसे आपको प्रोविजन की मीनिंग में बोला कि विद ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, और रिलायबल आप एस्टिमेट उसका कर सकते हो। तो अगर ये चीजें सारी की सारी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती तो ही हम उसको क्या करेंगे, एज ए प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेंगे। अब आगे हमसे कहते हैं कि डिस्काउंटिंग, कभी भी प्रोविजन का डिस्काउंटिंग नहीं होता, प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं लिखते। एक एक्सेप्शन है उसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आपने देखे हो कि जो डिकमिशनिंग कॉस्ट होती है, ओके, AS 10 का पार्ट है एनीवे, तो आप उसको वो वहां पे जब प्रोविजन क्रिएट करते तो उसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे सिर्फ लिख सकते हो, अदरवाइज प्रोविजन को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लिखते नहीं है। अब रीएम्बर्समेंट, कभी होता है कोई चीज का आपने प्रोविजन बनाया तो उसका रीएम्बर्समेंट कोई थर्ड पार्टी से हमको वो रिकवर हो जाने वाला है, तो उसको कैसे प्रेजेंट करके, दो चीज होती है, एक होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होती है बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो कहता है हमसे कि एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी रीएम्बर्स, मतलब कोई पार्टी से हमको रिकवर होने वाला है। रीएम्बर्स प्रोविजन मे बी नेटेड ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ रीएम्बर्स इज सर्टेन। तो हमको पक्का पता मिलने वाला। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि प्रोविजन मैंने बनाया 8,000 रुपए से, और सपोज मैं कहता हूं कि 6,000 रुपए मेरे को रिकवर होगा, तो मेरी इनकम होगी। तो बोलता 8 और 6 से अलग अलग मत बताओ, यहाँ पे 8 माइनस 6 बता दो, इस ऐसे नेट 2 बता दो। ये 8 आपका प्रोविजन 8 जितना भी रिकवर होने वाला उसमें से माइनस करके आप, तो अब नेट ऑफ आपको करना अलाउ है P&L अकाउंट। लेकिन वो बैलेंस शीट में कहता है कि प्रोविजन आर शोन विदाउट नेटिंग ऑफ, तो आप बैलेंस शीट में उसका नेट ऑफ नहीं कर सकते। तो P&L बैलेंस शीट में नेट ऑफ मतलब एंट्री क्या पास करते, P&L टू प्रोविजन, ठीक है। अब वो रिकवर होने वाला दैट इज योर एसेट। तो आपने जो प्रोविजन बनाए तो आप ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो रिकवर होने वाला थर्ड पार्टी से वो आप एसेट में बताओ, लायबिलिटी साइड में जो आपने प्रोविजन क्रिएट करी यहां पे नेट ऑफ करना नहीं है। नेट ऑफ कहां कर सकते हैं, नेट आप बता सकते हैं P&L अकाउंट में, बैलेंस शीट में नहीं बता। कब, जब ये सर्टेन है कि आपको थर्ड पार्टी से पैसा मिल जाएगा। अब आते रिव्यू एंड यूज। प्रोविजन आर रिव्यू एट ईच बैलेंस शीट, आपको रिव्यू करना उसको, एंड यू शुड ओनली बी यूज फॉर इंटेंडेड पर्पस। जो पर्पस के लिए आपने प्रोविजन क्रिएट करे उसी पर्पस के लिए आप उसको यूज करेंगे, और आप यहां पे उसको बैलेंस शीट डेट पे उसको रिव्यू करना। अभी आगे आपको बताऊंगा कि प्रोविजन आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हो, उसको रिकॉग्नाइज करते, लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करा जाता है। तो इस साल कोई प्रोविजन हो सकता है, नेक्स्ट ईयर वो कंटीजेंट लायबिलिटी हो जाए, ये कोई इस साल कोई कंटीजेंट लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर प्रोविजन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अपन आगे देखेंगे। तो इसलिए रिव्यू करना अपने को जरूरी होता है, प्रोविजन को भी जरूरी होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी को भी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। डिस्क्लोज क्या करना होता है, ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन का, क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन का, एडिशन कुछ हुआ है उसका आपने यूटिलाइज कहां करे, या कोई अजम्पशन आपने लिए उस प्रोविजन को क्रिएट कर, तो वो भी अपने को डिस्क्लोज करना होता है। तो ये अकाउंटिंग में तीन चीजें, प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। अब मैं आता हूं कंटीजेंट लायबिलिटी पे। व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। अब यहां पे जो कंडीशन अपन ऊपर देखे ना, तो यहां पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो,
आप रिलायबल एस्टिमेट करते हो, प्रोविजन आपको लिखना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं बोल रहा, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन। व्हाट इज दिस पॉसिबल ऑब्लिगेशन? पॉसिबल ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट कंफर्म बाय अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट बियॉन्ड एंटरप्राइज कंट्रोल, उसके कंट्रोल में नहीं है। मैं कहता हूं कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन आज नहीं है, वो फ्यूचर तय करेगा कि वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। और पॉसिबल ऑब्लिगेशन में एक चीज ख्याल रखना बेटा कि एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन करेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मोर देन 50% तो वी कॉल इट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, देन वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन। ओके, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में केस चल रहा है, लॉयर ने बोला तुम केस हार जाओगे, 50% से ज्यादा चांसेस तुम केस हार जाओगे, दे हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन। ठीक है, अगर उसने बोला 50% से कम चांसेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, दैट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट उसको तय करेगी, ठीक है, तो वो कोई कंट्रोल में हमारे नहीं, दैट इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और अब बोलेंगे सर ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन ठीक है, समझ में आता है, बट व्हाट इज दिस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो मैंने यहां पे किसमें कवर किया? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो मैंने अभी प्रोविजन में बताया था आपको, लेकिन कोई जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हो तो सारी चीजें मेरी फुलफिल होना चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो ब्लू कलर से हाईलाइट किया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो एंड रिलायबल एस्टिमेट, इसमें से एक भी चीज अगर मिसिंग है तो दैट इज नॉट प्रोविजन, यू कैन नॉट क्रिएट अ प्रोविजन। तो इसीलिए मैं कहता हूं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भला ही प्रेजेंट है, लेकिन दूसरी चीजें भी है ना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू लो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो, लो प्रोबेबिलिटी मतलब लेस देन 50% है, और इनएबिलिटी टू रिलायबल एस्टिमेट ऑब्लिगेशन, तो रिलायबल एस्टिमेट होना, प्रोबेबल आउटफ्लो होना, तो आप प्रोबेबल आउटफ्लो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, या आप कहते हो कि उसके रिलायबल एस्टिमेट आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो इवन आप ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लेकिन आप उसको एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे, जब कोई इनएबिलिटी टू रिलायबली एस्टिमेट द ऑब्लिगेशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप उसको, वो केस में आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी, आपको उसको फिर रिकॉर्ड एज ए प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करना है, इवन दो ऑब्लिगेशन है। कोर्ट पे केस चल रहा है, उसने बोला चलो तुम केस हार गए, यार केस हार गया, अपने तो ये ऑब्लिगेशन हो गया, लेकिन उसमें अमाउंट नहीं पता, अमाउंट किया तो फिर ऐसी कोई सजा दे रहा है कि उसमें मॉनेटरी टर्म में आउटफ्लो नहीं हो रहा, एग्जाम्पल सोशल सर्विस को करने कह दिया, तो आपका आउटफ्लो नहीं हो रहा, या आप एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस यू कैन नॉट क्रिएट ए प्रोविजन, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर यू। ओके, अब एक और चीज होती है जब रिमोट पॉसिबिलिटी होती है ना, मतलब कोई चीज की रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस है, फॉर एग्जाम्पल केस हारने की, एग्जाम्पल कोर्ट ने केस किया, मैं एक एग्जाम्पल से तीनों चीजें समझाता हूं। कोर्ट ने केस किया आप पे मतलब कि कोई कंपनी पे एग्जाम्पल, तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है, क्रिएट ए प्रोविजन, प्रोबेबिलिटी लेस देन 50% से कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। और अगर बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी के 5% से, 5% को एएस में नहीं डिफाइन किया, समझाने के लिए, तो 5% से भी कम है, तो दैट इज रिमोट पॉसिबिलिटी, उस केस में आपको डिस्क्लोज भी नहीं करता। वैसे कंटीजेंट लायबिलिटी आपको डिस्क्लोज नहीं करना, उसको क्या करना है आपको, सॉरी कंटीजेंट लायबिलिटी अकाउंट नहीं करना, कंटीजेंट लायबिलिटी को आपको क्या करना है, आर नॉट रिकॉग्नाइज ओनली डिस्क्लोज, तो कंटीजेंट लायबिलिटी को सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, प्रोविजन को अकाउंट करना है, कंटीजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करना है। लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी हुई ना, एकदम 5% से भी कम, एग्जांपल रिमोट पॉसिबिलिटी को केस अपन हारने वाले, इन दैट केस नो नीड इवन टू डिस्क्लोज इट, डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% क्रिएट ए प्रोविजन, लेस देन 50% से कंटीजेंट लायबिलिटी जस्ट डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट, लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी एकदम नेग्लिजिबल, इन दैट केस नो नीड टू इवन डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट, तो कंटीजेंट लायबिलिटी नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना है और प्रोविजन को हमको अकाउंट करना है। कभी अगर जॉइंट ऑब्लिगेशन रहा तो आपका जो पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन मेड बाय अदर, जो अदर का ऑब्लिगेशन, जो अदर कोई फुलफिल करने वाला है, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, क्यों, अगर उसने नहीं करा तो हमको फिर फुलफिल करके देना पड़ेगा। और जो आपका वाला जो पार्ट है, द रेस्ट इज द प्रोविजन इफ प्रोबेबल, अगर आपका आउटफ्लो है तो आपका वाला पार्ट है, तो उसका प्रोविजन बना कब, वो प्रोबेबल आउटफ्लो, अगर प्रोबेबल नहीं है आउटफ्लो तो नो नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन। नाउ रिव्यू, अब आप प्रोबेबिलिटी को आप ना बड़े ध्यान से देना है, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% इट इज, देन यू हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन, तो यू हैव टू रिव्यू द कंटीजेंट लायबिलिटी। अगर यहाँ पे इट बिकम्स प्रोविजन इन द पीरियड ऑफ चेंज, हो सकता है ना, यू हैव टू, वो अभी मैं लॉयर बोला कि लेस देन 50%, आई एम कॉलिंग इट कंटीजेंट लायबिलिटी, नेक्स्ट ईयर इट मे हैपन द लॉयर सेइंग यू विल लूज द केस, द प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50%, इन दैट केस वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन, तो वी हैव टू रिव्यू इट एवरी ईयर, प्रोविजन इन कंटीजेंट वी हैव टू रिव्यू इट। ओके, अगर वो डिपेंड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको कंटीजेंट लायबिलिटी प्रोविजन में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। नाउ अब एक बार इसको हम देख लेते हैं दोनों के एक बार फट से। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन लाइकली टू रिजल्ट इन आउटफ्लो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इज रिजल्ट ऑफ और प्रोबेबल का आउटफ्लो होगा, रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, तो ये प्रोविजन है, प्रोविजन बनाओ। प्रेजेंट और पॉसिबल और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अनलाइकली टू रिजल्ट इन आउटफ्लो, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी आपकी, ठीक है, आउटफ्लो नहीं होता, अनलाइकली मतलब आपका प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं मोर देन 50%, so no provision is recognized, disclosure are required for the contingent
कंटीजेंट लायबिलिटी। अब ऑब्लिगेशन विद एक्सट्रीमली लो लाइक्लीहुड, एक्सट्रीमली लो अभी मैंने रिमोट पॉसिबिलिटी, चांसेस नहीं, तो ना ही प्रोविजन और ना ही तो डिस्क्लोज करना, तो नो प्रोविजन नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। द थर्ड पार्ट इज कंटीजेंट एसेट। What is contingent asset? Possible asset arising from past event confirmed by uncertain future event not wholly within the enterprise control. Yes. तो कंटीजेंट लायबिलिटी जैसे वैसे कंटीजेंट एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू वो हमारे पॉसिबल आपका एसेट है जो अराइज फ्यूचर में हो सकती है और वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जो कि हमारे कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, ना ही तो उसको डिस्क्लोज करना है ना ही तो उसको रिकॉग्नाइज करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आप उसको रिकॉग्निशन जब करोगे जब आप वर्चुअली सर्टेन हो। तो यहां पे वर्चुअली सर्टेन का मतलब कि जब वो ऑलमोस्ट 100% तय हो गया, आपके पापा ने बोले बेटा इंटर क्रैक तो करो, तुमको मैं आईफोन दिला के दूं एग्जांपल, तो आपकी लोग आपने कंटीजेंट एसेट है वो, लेकिन जैसे ही आपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे टाइप कर देखा आपका रिजल्ट अगर आप पास हो गए तो वर्चुअली सर्टेन ऑलमोस्ट 100%, बस वो फिजिकल कॉपी घर पे आने की बच्ची, आप पास हो गए, है ना, दैट इज वर्चुअली सर्टेन। तो इफ इट इज वर्चुअली सर्टेन देन वी कैन रिकॉग्नाइज एज एन एसेट, फिर वो एसेट ही हो जाती है। ओके, तो आप कंटीजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करते। ओके, अब उसको और रिकॉग्नाइज नहीं करते, डिस्क्लोज भी नहीं करना है। कंटिन्यूअल असेसमेंट के रिकॉग्नाइज व्हेन इन्फ्लुएंस वर्चुअली सर्टेन, क्यों वर्चुअल उसको भी रिव्यू करते रहो, अगर वर्चुअली सर्टेन हो गया देन वी हैव टू रिकॉग्नाइज इट। ओके, नाउ एक ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वेयर अनअवॉइडेबल का एक्सीड इकोनॉमिक बेनिफिट, इसका मतलब है। तो फॉर एग्जांपल अपने लीज पे कोई प्रॉपर्टी ली, अभी लीज की प्रॉपर्टी अपने 10 साल के लिए, अपन ने बोले कि अभी 10 साल में से 6 साल हो गए और 4 इयर्स रिमेनिंग है, 4th ईयर रिमेनिंग है, तो अपन ने बोले कि जगह अपने को छोड़ के हम कहीं और जा रहे, सपोज मुंबई में अपन सोचे कि दिल्ली जा रहे, अब मुंबई से अपन दिल्ली में जा रहे, 4 साल बचे हुए, 10 में से 6 हुए, 4 साल बचे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि आपको पूरे साल के पैसे देना पड़ेगा, तुम बीच में छोड़ के गए थे। अब मैं तो जगह छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट तो वहां से होने वाला नहीं है, अब मेरे को लेकिन वो 4 साल का रेंट देना पड़ेगा, दैट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो मेरे को बेनिफिट 0 हो रहा, अगर सपोज 4 साल का मेरे को रेंट 4 लाख है, तो मेरी अनअवॉइडेबल कॉस्ट एक्सीड इकोनॉमिक बेनिफिट, व्हाट वी कॉल इट ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। इसका AS 29 के हिसाब से इसका भी अपने को प्रोविजन बनाना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये हमने पूरा AS रिवाइज कर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट।